अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम। व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस? न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है? न्यूमेरिकल एनालिसिस डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स फॉर ऑब्टेनिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इट हैज प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम वो सारे मेथड, टेक्निक्स या एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है वो एल्गोरिथम होता है। मेथड, टेक्निक्स या एल्गोरिथम पढ़ते हैं जो हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होते हैं। अप्रोक्सीमेशन हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अप्रोक्सीमेशन वो सोल्यूशन होता है जो एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन एग्जैक्ट से बहुत क्लोज सोल्यूशन होता है, वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होता है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम वो सारे मेथड्स या टेक्निक्स पढ़ते हैं जो हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस हम क्यों पढ़ते हैं, यानी हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन तो दे रहा है लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की जरूरत क्यों है? तो इस टॉपिक में वाई न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हमने ये बताया हुआ है कि इन मैथमेटिक्स योर कोर्स इन योर मैथमेटिक कोर्स यू माइट हैव कंसंट्रेटेड मेनली ऑन एनालिटिकल टेक्निक्स। हमने जो ज्यादातर अब तक पढ़े हैं वो सारे एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़े हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स वो होती है जो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहे होते हैं। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 3x + 4 = 0, ये आपके पास एक इक्वेशन है, उसको हमें सॉल्व करने के हमारे पास तीन जो है वो हमारे पास एनालिटिकल मेथड है। हम उसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ये तीन एनालिटिकल मेथड है उसको सॉल्व करने के जो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहे हैं। यानी इन तीनों में से हम कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें x के 2 आंसर मिल जाता है जो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है। लेकिन हमें फिर एनालिटिकल मेथड होने के बाद भी हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हमें अप्रोक्सीमेट या ऐसा सोल्यूशन जो एग्जैक्ट भी नहीं है वो निकालने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कभी कभी हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वो डिफिकल्ट होती है, या तो वो सॉल्व उसका हमारे पास कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का डायरेक्ट, या फिर वो इतनी डिफिकल्ट है कि अगर मेथड भी है तो फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है उसमें। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम दी हुई है x² × e⁻x और यहाँ पे उनकी लिमिट्स दी हुई है ये, और नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको भी सॉल्व करना एक लेंथी प्रोसेस है। तो जब हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं या डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एनालिटिकल मेथड लगा के कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन यूज करने के बजाय हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन यूज करते हैं जो हमें आसान से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के ऑपरेशंस करके एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन एग्जैक्ट से बहुत क्लोज आंसर दे देता है। जितना हमें इसमें हमारे पास एक प्रोसीजर आ जाता है उसको हम बार बार रिपीट करते जाते हैं। जैसे जैसे हम रिपीट करते हैं, एक बार किया तो हमारे पास एक आंसर आ गया, उसको दोबारा उस पर अप्लाई किया तो उससे बेटर आंसर आ गया। तो वो हमें इस तरह के यानी हमें आइटरेशन यानी लूप चला के हमें आंसर निकालने के आंसर निकाल सकते हैं और हमारे पास जो है जो प्रोसेस होता है वो हमारा आसान हो जाता है। यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया कि इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं तब भी हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ये पूरे जो हमारे पास टॉपिक है वाई न्यूमेरिकल एनालिसिस में यही बताया हुआ, ये भी हमने आपको सम अप करके बता दिया कि सारा ये कि हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस की जरूरत क्यों है। क्योंकि हमारे पास जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो वो हमारे पास अगर उसको हम कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग भी करें, क्योंकि सारा कुछ अब कंप्यूटर पे होता है ज्यादातर, तो अगर उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग भी कॉस्टली होती है। जब कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट होती है तो उसकी प्रोग्रामिंग कॉस्टली हो जाती है। तो इस तरह न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें सिर्फ सिंपल प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारी बहुत सारी ट्रबल को कम कर देती है। इस तरह से हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होती है वो आसान हो जाती है और यहाँ पर फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने मेन टॉपिक पढ़ना है वो है सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। यानी हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन है या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है उनका सोल्यूशन। नॉन लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास x की पावर जो होती है, x जो पावर होती है वो 1 से बड़ी होती है। x² भी हो सकता है, क्यूब भी होता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो अलजेब्राइक इक्वेशन नॉन लीनियर फॉर्म में, और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हमारे पास जो हो जाती है वो जिसमें हमारे पास साइन आ जाता है, कॉस आ जाता है, टैन आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाते हैं, वो सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास अगर नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं तो फिर उनको सॉल्व करने के हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्या क्या मेथड्स हैं। उसके भी मेथड्स हैं जो हमने अप्रोक्सीमेट मेथड है
एक तो है बाइसेक्शन मेथड है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सेकंड मेथड, सिंपल आइट्रेशन मेथड। ये सारे मेथड जो हैं ये नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स हैं या अप्रोक्सीमेट मेथड्स है जो हमें इन इक्वेशंस का जो है वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास x⁴ है -3x³ है प्लस x है प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पावर 4 वाली इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना अगर हम सिंपली करें तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको, और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दी हुई है, ये अलजेब्राइक इक्वेशन है लेकिन इसकी डिग्री 4 है। यहाँ पे एक हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दी हुई है e⁴x इज इक्वल टू cos x प्लस x²। ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, इसमें cos यूज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हो रहा है, तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन जाती है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एनालिटिकल मेथड भी होते हैं और न्यूमेरिकल और आइटरेटिव मेथड्स भी हैं। क्योंकि इस कोर्स में हमने ये न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला है तो उसमें हमने एनालिटिकल मेथड नहीं पढ़ने बल्कि न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ने हैं, तो हम न्यूमेरिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये नॉन लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल हमारे पास मेथड्स हैं, इसी तरह सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग मेथड्स हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स अलग हैं, डेरिवेशन आ जाती है तो उसको अलग है, हमारे पास इनइक्वालिटीज आ जाती है उनके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो दो तरह से, कोई भी प्रॉब्लम है मैथमेटिकल दो तरह से सॉल्व हो सकती है, एनालिटिकल मेथड से सॉल्व हो सकती है, न्यूमेरिकल या आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव का मतलब है आइट्रेशन चलना, एक लूप चलेगी, मतलब एक हमें प्रोसेस बता दिया जाएगा कि इसको सॉल्व करने का ये प्रोसेस है और वो प्रोसेस हम जितनी बार रिपीट करेंगे हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर से क्लोज होता जाएगा। पहला जो हमने मेथड पढ़ना है वो है हमारे पास बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड और मेथड ऑफ हाफिंग द इंटरवल और बोल्जानो मेथड, ये तीन नाम है इसके। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, उसको हाफ पार्ट में कर देना। मेथड ऑफ हाफिंग द इंटरवल का मतलब भी इंटरवल को हाफ करना है। बोल्जानो मेथड, ये तीन उसके नेम है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये हमारे पास फंक्शन है f(x) जो है उसका ग्राफ बना हुआ है, ये f(x) है हमारे पास फर्स्ट। अब जहां f(x) कट करती है वो हमारे पास होता है एग्जैक्ट सोल्यूशन। ये हमारे पास, या जहां पे ये पॉइंट पे कट करिए, ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है हमारे पास प्रॉब्लम का, या f(x) का हमारे पास एग्जैक्ट रूट या एग्जैक्ट जो भी आप कह दो आंसर है ये हमारे पास f(x) का। यानी x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आता है तो ये 2, अगर ये वाला यहाँ पे 2 आता है तो 2 उसका एग्जैक्ट आंसर है। मेथड ऑफ हाफिंग द इंटरवल में हम क्या, या बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले वो इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं, या तो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, या अगर नहीं भी गिवन तो हम एक गेस के तौर पे एक इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको, उसका भी एक मेथड है वो आपको बताऊंगी कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो इंटरवल जिसमें हमारे पास रूट एग्जैक्टली लाई करती है। तो हम 2 गेस फाइंड आउट कर लेते हैं उस मेथड के जरिए। ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास हमारी जो एग्जैक्ट रूट है वो इन दोनों पॉइंट्स के, ये फर्स्ट वाला रेड पॉइंट और ये वाला जो लास्ट वाला रेड पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान लाई करती है, और हमें नजर आ रहा है ये वाली जो रूट है इन दोनों के दरमियान लाई करती है। अब बाइसेक्शन मेथड से क्या करते हैं, हम हाफ कर लेते हैं इंटरवल को, यानी इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आता है, ये फर्स्ट गैस और सेकंड गैस का जो हमारे पास मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट गैस आ रहा है। फिर हमें पता लग जाता है इस मेथड से कि हमारा जो रूट है या जो आंसर है वो इधर लाई करता है या इधर लाई करता है, और हमें फाइंड आउट हो जाएगा। जब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास इस वाले हाफ इंटरवल में लाई नहीं करता और इस वाले हाफ इंटरवल में लाई करता है, यानी हम एग्जैक्ट आंसर से पहली बार में हाफ इंटरवल तक क्लोज हो, यानी आधा पार्ट जिसमें रूट नहीं थी वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप से ही निकल जाएगा। उसके बाद दोबारा क्या करेंगे, हम इस इंटरवल को हाफ करेंगे, इसका जो भी मिड पॉइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है इस जगह पर, तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर हम क्या चेक कर लेंगे कि यहाँ पे रूट लाई करती है या इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट में तो रूट लाई नहीं करती, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास रूट लाई करती है, तो ये वाला जो हाफ पार्ट है, बाकी वाला हाफ पार्ट वो भी निकल जाएगा। इस तरह हम जो एग्जैक्ट आंसर है उससे और क्लोज लेंगे। जैसे जैसे हम स्टेप्स कंटिन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे हम एग्जैक्ट आंसर के क्लोज होते जाएंगे। अब ये मेथड हमने अप्लाई कैसे करना है, गिवन अ कंटिन्यूअस फंक्शन f(x) of a real variable x f(x) be a given function whose roots wish to be find and suppose that we have been able to find by tabulation of f। ये मतलब मैंने आपको बताया ना कि आपके पास दो हमने जो गेस फाइंड आउट करना है वो tabulation of f(x) से फाइंड आउट करना है। ये मैं मेथड आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको
बताऊंगी। हम इस्टेब्लिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स से दो फाइंड आउट कर लेते कि हमारे पास ए नॉट और बी नॉट है, यानी हम दो इनिशियल गैस फाइंड आउट कर लेते हैं, ए नॉट और बी नॉट। अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ ए नॉट और बी नॉट पर वैल्यू फंक्शन की। ए नॉट पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है तो बी नॉट पर नेगेटिव, यानी वही हमारे पास गैस इनिशियल होंगे, करेक्ट गैस होंगे, जहां पर अगर हमारे पास एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दूसरे में नेगेटिव, अगर इस पर नेगेटिव आती है इस पर पॉजिटिव आई, इस पर पॉजिटिव आती है तो इस पर नेगेटिव आई, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है। अगर ऐसा आता है तभी मतलब वो हमारे इनिशियल गैस ठीक है, मतलब इन दोनों के दरमियान रूट लाई लाजमी करेगी। नाउ फॉर दिस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड एफ A naught and f b naught must be opposite sign, and consequently we can say that there is at least one root of f of x lying in the interval a naught b naught। यहाँ पे ये ब्रैकेट इस साइड पे आएगी। ये हमारे पास a naught, इसका मतलब है अगर दोनों के प्रोडक्ट फंक्शनल वैल्यू का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो इसका मतलब लाजमी बात है कि a naught और b naught के दरमियान हमारे पास एक रूट जो है वो लाई करेगी। सपोज देयर इज ओनली वन रूट, वैसे तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास इक्वेशन की एक ही रूट हो नॉन लीनियर इक्वेशन की, जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर एग्जांपल हम सॉल्व करें या क्यूबिक सॉल्व करें तो हमें पता है क्वाड्रेटिक के 2 आंसर होते हैं, क्यूबिक के 3 आंसर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव रूट ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जितने भी हमें क्वेश्चन दिए होंगे हमें एक रूट ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। द मेथड ऑफ बाइसेक्शन aims to generate a sequence of successively smaller intervals in which the root is to be known. Take the midpoint m naught is equal to a naught plus b naught divided by 2 of the initial interval. Calculate f of m naught and form f of a naught into f of m naught. This quantity is negative. The root lies in ए नॉट एंड एम नॉट। यानी हम क्या करते हैं बाइसेक्शन में, मैंने जैसे आपको फिगर से बताया कि बाइसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इनिशियल गैस है उसको हाफ करते हैं, फिर हम चेक कर लेते हैं किस वाले हाफ पार्ट में रूट लाई करती है। वो इस मेथड से हमें पता चल जाता है कि किस वाले हाफ पार्ट में रूट लाई करेगी। जिस पार्ट में रूट लाई करती है उस पार्ट को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये पता कैसे लगेगा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ए नॉट है पॉजिटिव, बी नॉट है नेगेटिव और एम नॉट का आंसर एफ ऑफ एम नॉट, यानी एफ ऑफ ए नॉट पर पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नॉट पर नेगेटिव है और एफ ऑफ एम नॉट पर हमारे पास आंसर आ जाता है नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव है, दोनों की साइन सेम है, तो हम ये पिछले वाले को नेगेटिव को नेक्स्ट वाला जो नेगेटिव आया उससे रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा ए नॉट और एम नॉट। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एम नॉट पॉजिटिव आ जाता है एफ ऑफ एम नॉट, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हम पिछले वाले पॉजिटिव टर्म को नेक्स्ट वाले पॉजिटिव से, यानी यहाँ पे अब हमारे पास इंटरवल आ जाएगा एम नॉट और बी नॉट आ जाएगा। इस तरह से हमने इंटरवल को ले लेना है। फिर नेक्स्ट हम इस इंटरवल को भी हाफ करेंगे और फिर चेक करेंगे और नेक्स्ट इंटरवल लेंगे। लेट A1 B1 बी द न्यू इंटरवल। अब वो उसको नया नाम दे दिया उन्होंने, इसको कह दिया कि ये A1 है और इसको कह दिया ये B1 है। पिछला इंटरवल A नॉट B नॉट था, ये A1 और B1 रिप्लेस हो गया। अब इस इंटरवल के साथ भी हम क्या करेंगे, इन दिस न्यू इंटरवल कंटेनिंग द रूट इन दिस मैनर वी जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स A and Bn where n is equal to 0 1 2 3। इस तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। पहले हमने A नॉट B नॉट निकाला, फिर A1 B1 निकाला, कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक ऑफ डिक्रीजिंग साइज कंटेनिंग द रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी हम इस इक्वेशन को यूज करके इंटरवल का साइज डिक्रीज करते जाएंगे। बाय रिपीटिंग दिस बाइसेक्शन या हाफिंग द इंटरवल प्रोसेस वी कैन कम आर्बिट्रेरी नियर टू द 0 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऑफ डिक्रीजिंग साइज ऑफ द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी जैसे जैसे हम इस बाइसेक्शन मेथड को बार बार अप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास जो रूट है, जो हमारा एक्स, जो हमारे इससे हम जो फाइंड आउट करें आंसर, वो हमारे पास ओरिजिनल रूट से क्लोज होता जाएगा और हम जो एग्जैक्ट आंसर है उससे क्लोज होते जाएंगे। तो यही हमारे पास जो होता है बाइसेक्शन मेथड होता है। रिमार्क, द मेथड ऑफ बाइसेक्शन ऑफ इज ऑफ इंटरेस्ट and importance in its own right, and sometimes it provide an initial approximation for some method which is expected to give more rapid convergence। Bisection method जो है वो सबसे simplest method है, लेकिन ये जो है थोड़ा हमें, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर से क्लोज वो देर से, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, फर्स्ट में वो हाफ कर देगा इंटरवल को, पहली बार में हमारे पास बहुत बड़ा एरिया उसका कट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास इंटरवल छोटा होता जाएगा वैसे जो उसका कटिंग वाला पार्ट जो हम निग्लेक्ट करते हैं पार्ट, वो भी कम होता जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो ये प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो ये यही कह रहे हैं कि बाइसेक्शन मेथड हमारे पास, इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सिंपल तो है लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, यानी एग्जैक्ट आंसर आने में बहुत टाइम लग जाता है।
लेकिन ये हमें स्टार्टिंग, जैसे हमने 3-4 स्टेप्स करके एक नई अप्रोक्सीमेशन निकाली, ये हमें एक बेटर मेथड के लिए स्टार्टिंग सोल्यूशन अच्छा दे देता है। तो इसलिए हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि जो मेथड रैपिड कन्वर्ज करता है, यानी कोई और मेथड है जो हमें इसी इक्वेशन का आंसर हमें ज्यादा तेजी से दे दे, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग सोल्यूशन दे सकता है। तो इसलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इसकी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कंसीडर द नॉन लीनियर इक्वेशन। अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। ये हमें एक नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब हमने चेक करना है, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में जो होता है वो इनिशियल गैस साथ में दिए होते हैं, और अगर नहीं दिए होते तो फिर हमें वो फाइंड आउट करना है। इनिशियल गैस फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं टेबुलेशन ऑफ रूट्स। टेबुलेशन ऑफ रूट्स में हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करते जाते हैं फंक्शन में, और हम चेक करते जाते हैं कि फंक्शन में उसकी वैल्यू, मतलब जैसे हमारे पास x1 पे चेक कर लिया, 0 पे चेक कर लिया, 1 पे चेक कर लिया, 2 पे चेक कर लिया, 3 पे चेक कर लिया। हमने ऐसे 2 पॉइंट्स लेना है जहां पर एक पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x इज इक्वल टू 0 पे लेते हैं, 0 पे क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 पर -3 नेगेटिव आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने पुट किया f ऑफ 1। f ऑफ 1 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, यहाँ पे -4। ऊपर वाला भी नेगेटिव था, नीचे वाला भी नेगेटिव था, दोनों सेम साइन के दरमियान हमारे पास रूट लाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट फिर 2 पे चेक किया, 2 पे चेक करने से हमारे पास 8 -4 -6 आ गया। -6 को कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आ गया +3। अब x1 पर हमारे पास आंसर नेगेटिव f ऑफ x का, और x2 पर हमारे पास आंसर पॉजिटिव है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स जिन पर फंक्शनल वैल्यू जो है ऑपोजिट साइन के साथ आ रही हो, यानी f ऑफ a0 इंटू f ऑफ b0 लेस देन 0 आ रहा हो, f ऑफ 1 और f ऑफ 2 का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन हमारे पास 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, लेस देन 1 लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 1 और 2 के दरमियान हमारे पास इस इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन लाई करता है, लाजमी बात है। अब हमें 2 इनिशियल गैस तो मिल गए हैं। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड द चेंज इन द साइन ऑफ द फंक्शन बिटवीन x इज इक्वल टू 1 गारंटीज एटलीस्ट 1 रूट इन द इंटरवल। ये हमारे पास गारंटी करता है कि हमारे पास 1 और 2 के दरमियान रूट लाजमी लाई करती है। तो अब हम क्या करेंगे, now suppose we compute the value of f of x at x is equal to 0, x is equal to 1.5. again there is a change in the sign between 1.5 and 2.0. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आप 0, 1, 2, 3 ले, आप उसके दरमियान में भी वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे हमें पता चल गया कि 1 और 2 के दरमियान रूट लाई करती है, तो हम इसके दरमियान वाले पॉइंट्स भी ले सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता 1 और 1.5 के दरमियान रूट लाई करती है या 1.5 और 2 के दरमियान लाई करती है, तो हम चेक कर सकते हैं कि 1 ले लिया, 1.5 ले लिया और 2 ले लिया। अगर 1 और 1.5 के दरमियान साइन चेंज आ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 पे चेक कर लिया, 1.5 पे चेक किया और 2 पे चेक कर लिया, 1 और 1.5 के दरमियान साइन जो होंगे वो सेम आ रहे होंगे। जैसे ये भी नेगेटिव आ रहा तो 1.5 पर भी नेगेटिव आ रहा होगा, इसलिए उस इंटरवल में रूट लाई नहीं करती। 1.5 फिर 2 पे चेक किया, 2 पे पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब 1.5 और 2 के दरमियान रूट लाई करती है। तो जरूरी नहीं है कि आप 0, 1, 2, 3, 4 ले। अगर आपको पता लग गया इसके दरमियान रूट लाई करती है, तो आप सेंटर वाला पार्ट लेके भी मतलब और जल्दी आपके पास आंसर बेटर आ जाएगा। तो हम 1.5, 1.7 अब इसके दरमियान भी नंबर्स लेकर उस पर चेक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा इजी होता है कि हम सिंपल नंबर्स पे करके फिर उसको, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में तो वैसे भी इंटरवल को हाफ कर देता है, तो 0, 1, 2 ज्यादातर इसी तरह की नंबर्स लेकर 0, 1, 2, 3, 4 लेकर ही चेक करते हैं। इस तरह फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आया और 2.0 पे पॉजिटिव आया तो उस पर रूट लाई करती है। इन डूइंग दिस वी गो ऑन स्क्वीजिंग द इंटरवल, यानी हम इंटरवल को और छोटा करते जाएंगे बाय हाफिंग इट ईच टाइम एंड नोटिंग डाउन द चेंज ऑफ द साइन इन द इंटरवल। और हम हाफ करते जाएंगे और चेंज इंटरवल में हम चेक करते जाएंगे कितना चेंज आ रहा है। फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते हमारे पास जितना हम बेटर करते जाएंगे हमारे पास आंसर उतना बेटर होता जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। अब उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे, पहले हम लिख देते हैं आइट्रेशन, हम कितनी आइट्रेशन करें। सेकंड हम x1,
थर्ड हम x2 लिख लेते हैं, फिर हम x3 लिख लेते हैं, या आपकी मर्जी, आप xi, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो। और वो जो x3 या जो आप xi करेंगे वो हमारे पास जो होता है वो पहली दोनों जो हमारे पास इनिशियल गैस होता है उसका, या x1, क्योंकि हम इसको रिप्लेस भी करते रहेंगे, x1 और x2 का मिड पॉइंट होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 और इन तीनों का हम निकालते जाएंगे फंक्शन पे वैल्यू। फंक्शन हमारे पास गिवन है, सब क्वेश्चन हमारे पास जो था इस वाले फंक्शन में हम पुट करके इनकी वैल्यूज निकालते जाएंगे। जैसे हमने 1 पर ऑलरेडी निकाल ली थी, वो -4 आ गई थी, वही हम लिख देंगे। 2 पर हमने निकाल ली थी, वो आ गई थी 3, 2 पे निकाल ली थी, वो हमारे पास 3 आ गई थी, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का 1 और 2 का मिड पॉइंट निकालेंगे। 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। अब 1.5 को हम पुट करेंगे इस फंक्शन में और उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास -1.475। अब हम देखेंगे कि पहले वाली दो वैल्यूज में से कौन सी नेगेटिव थी। अगर हमारे पास ये नई मिड पॉइंट का जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है उसको हमने देखना है, वो नेगेटिव है, उसको हमने पिछली वाली नेगेटिव से रिप्लेस करना है। यानी x3 पर नेगेटिव है और x1 पर नेगेटिव है, तो x3 जो होगा वो x1 से रिप्लेस होगा। यानी जो x3 की वैल्यू है वो नेक्स्ट आइटरेशन में जो हो जाएगी वो x1 बन जाएगी। यानी जो x3 थी पिछले आइटरेशन में, और x3 पर भी आंसर नेगेटिव था, x1 पे भी नेगेटिव था, तो x3 जो है वो x1 बन जाएगी। x2 में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज नीचे उतर आएगी। उसके बाद अब हमने जैसे f(x3) का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो बाद में हम लिख देंगे। अब x3 निकाल लिया, x3 जो था वो x1 बन गया, x2 हमारे पास है। अब दोनों x1 और x2 हमारे पास दोनों हैं, उन दोनों को ऐड करके हम नया x3 फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अब इन दोनों का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। 1.5 और 2 को ऐड किया, उनको 2 पर डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 1.75। f(x1) हमारे पास 1.5 था, उसका आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये आया हुआ था, वो भी हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। f(x2) चेंज नहीं हुआ तो उसका आंसर वही रहेगा, उस पर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1.75 जो नया आया उसको हमने फंक्शन में पुट करना है, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसमें पुट करना है, और पुट करके 1.75 का जो फंक्शन का आंसर है वो हमने निकाल लेना। निकालने के बाद उसको यहाँ लिख देना। अब ये हमारे पास आया पॉजिटिव। अब पिछला पॉजिटिव क्या है, f(x2), फंक्शन की वैल्यू को हमने देखना है। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव पिछली कहाँ थी, f(x2) पर, यानी x3 अब रिप्लेस होगा x2 से। अब इस आइट्रेशन, सेकंड वाली आइट्रेशन में जो x3 था, थर्ड वाली आइट्रेशन में वो x2 बन जाएगा, और x1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 वैसे ही नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ हमारे पास नया x1 आ गया और नया मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन का x1 वही वाला और x2 आ गया। अब यानी हमारे पास इंटरवल चेंज हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, 1.625 आ जाएगा। अब हमारे पास 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि x1 चेंज नहीं हुआ तो उसकी फंक्शन वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। x2 चेंज हो गया, वो x3 वाला बन गया, तो x3 वाली फंक्शन वैल्यू भी हम वहाँ पे लिख देंगे। और फिर हमने ये नई जो x3 निकाली उसको फंक्शन में पुट करके उसका आंसर निकाल दें। अब ये हमारे पास नेक्स्ट आ गई। अब इससे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, x3 की नेगेटिव वैल्यू और x1 की नेगेटिव वैल्यू है थर्ड आइट्रेशन में। तो हम फोर्थ आइट्रेशन में क्या करेंगे, फोर्थ आइट्रेशन में जो x3 था वो x1 से रिप्लेस हो जाएगा, x2 रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ एक वैल्यू रिप्लेस होती है। अब हमारे पास x1 था जो x3 बन गया, तो x3 की फंक्शन वैल्यू x1 की फंक्शन वैल्यू बन जाएगी नेक्स्ट आइट्रेशन में। या अगर आप दोबारा से पुट करेंगे तो आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर वापस से आ जाएगा। x2 चेंज नहीं हुआ तो फंक्शन वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अब ये हमारे पास x3 नया आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करने से उसकी वैल्यू हमने फंक्शन में पुट करके 1.685 फंक्शन में पुट किया और उसका आंसर निकाला, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया, अब ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव हमारे पास पिछली जो आइट्रेशन में था पॉजिटिव हमारे पास, मतलब इसी आइट्रेशन में हमारे पास पॉजिटिव कौन सा है, x2 वाला। तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने ये पॉजिटिव है x3 और x2 पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट वाली आइट्रेशन में हमने क्या करना है, उसी से रिप्लेस करना है जो पॉजिटिव है। तो हमारे पास पॉजिटिव इस तरह कंटिन्यू करते जाएंगे और हमारे पास जो है यहाँ तो उन्होंने शो करके दिखा दिया 100 आइट्रेशन पे ही आ जाता है। तो हमने क्वेश्चन के नंबर्स के हिसाब से, या तो कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कितनी आइट्रेशंस करनी है, अगर मेंशन है तो फिर हम उतनी आइट्रेशंस करेंगे। अगर मेंशन नहीं है, जैसे इसको हाफ करके इजीली जल्दी निकाल सकते हैं तो हम इसके ज़्यादा आइट्रेशन कर लेंगे। जिस मेथड में हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है उसको हम थोड़ी कम आइट्रेशन कर लेंगे क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आइट्रेशन मेंशन है तब कर लेंगे। और एक और तरीका होता है उसका जज करने का कि हमारे पास आंसर जो होते हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारा जो एग्जैक्ट जो आंसर है, एक्चुअली जो हमारी रूट है वो x3 है, ये हमारी अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, ये हमने फाइंड आउट करना है।
अगर आप देखें 1.6, अब 1.5 था, 1.75 था, 1.6। अब हम ये भी एक स्टॉप करने का क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास आंसर जो होते हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो 5th आइटरेशन में 1.7 था और इसका एग्जैक्ट आंसर भी कुछ 1.732501 है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। कभी हमारे पास क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर भी दिया होता है तो हम एग्जैक्ट आंसर से कंपेयर करके देख लेते हैं कि हमारा जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट आंसर के आसपास भी आ गया तो हम वहां पे भी स्टॉप कर देते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं स्टॉप करने के, या तो सवाल में आइटरेशन मेंशन होगी, जितनी मेंशन होगी उतनी करके स्टॉप करेंगे, या हमारे पास अगर एग्जैक्ट आंसर है और उसके ऑलमोस्ट करीब करीब आंसर आ गया तब भी हम स्टॉप कर सकते हैं, या फिर हम देख लेंगे अगर हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ तो फिर हम देखेंगे अगर आसान है आइटरेशन का जो हमारे पास एल्गोरिथम है तो हम ज्यादा आइटरेशन कर लेंगे, अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम कम आइटरेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से एग्जैक्ट रूट आ जाता है। एग्जैक्ट रूट से क्लोज, एग्जैक्ट तो नहीं आंसर है, 100 आइटरेशन पे भी अगर हम देखें तो 19 है, यहाँ पे 2 आ रहा है। अब जैसे 1.7 रिपीट होना शुरू किया, नेक्स्ट में 1.7 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, एक टाइम लगा 1.7 क्लोज होता जाएगा, 1.7 नेक्स्ट वाला 3 वाला रिपीट होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सवाल के एंड में लिखा होता है कि आपने 3 डेसिमल्स तक एग्जैक्ट आंसर निकालना है, यानी पॉइंट्स के बाद 3 अगर हमारे पास, जैसे पॉइंट के बाद 1.7 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर कुछ आइटरेशन के बाद 1.71 फॉर एग्जांपल 1.71 रिपीट होना शुरू हो जाता है, 1.713 रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो कुछ अगर पॉइंट्स के बाद 2 या 3 डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाता है, अगर एक रिपीट होना शुरू हो जाता है मतलब वो एग्जैक्ट आंसर में वही है, 1.7 एग्जैक्ट आंसर में, तो अब हर आइटरेशन में आगे 1.7 ही आएगा। 1.73 है तो 1.73 रिपीट होना शुरू हो जाएगा कुछ आइटरेशंस के बाद, उसके बाद 1.32 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, आगे वाले आंसर चेंज होते जाएंगे, फिर 1.320 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, आगे वाले आंसर चेंज आने लग जाएंगे। तो ये भी होता है, कभी हमें लिखा होता है कि 3 डेसिमल्स तक आपने ठीक आंसर फाइंड आउट करना है, तो हम पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स जब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे 732 बार बार आना शुरू हो जाएगा, तो तब भी हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये थी इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल, और बाकी हमने क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। और एक और चीज हमने जो देखनी है वो है कैलकुलेटर पे। जब आपने एनए वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस करने हैं तो आपका जो कैलकुलेटर है वो रेडियन में कन्वर्ट हो, क्योंकि ये जैसे आपने पहली वाला क्वेश्चन किया उसमें तो हमारे पास tan, sin, cos वगैरह कुछ नहीं था, लॉग या एक्सपोनेंशियल वाला, वहां तो आपके पास आंसर एग्जैक्ट आ जाएंगे, मैच भी हो जाएंगे बुक से। लेकिन जहां पर आपके पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आएंगे, e ऑफ x आ जाएगा, tan, sin इस तरह, तो फिर आपके आंसर बुक से मैच नहीं होंगे जब तक आप उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और आपने मॉड प्रेस करना है, शिफ्ट और मॉड एक साथ प्रेस करना है। जब आप प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरह का मेन्यू खुल जाएगा, फिर आपके पास जिस भी नंबर पे RAD लिखा हुआ है आपने वो नंबर प्रेस करना है। आपके पास यहाँ पर जिस तरह छोटा सा D लिखा होता है इस तरह छोटा सा R लिखा हुआ होता है, ये आपका कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने ये सवाल रेडियन में कन्वर्ट करके करने, क्योंकि अगर आप रेडियन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपके एनए वाले न्यूमेरिकल एनालिसिस के में जो आंसर्स हैं वो मैच नहीं होंगे जब आपके पास एक्सपोनेंशियल tan, cos वाला देगा। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस करने हैं पहले कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। आज के लिए एग्जाम्पल थी, नेक्स्ट हम आगे